हेलो स्टूडेंट्स, कैसा रहा बेटा पेपर आपका नीट 2020 का है? बायोलॉजी का पेपर बहुत अच्छा, इजी और फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था बेटा, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, बात करते हैं नीट 2020 में बायोलॉजी की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का है, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर जो कंडीशन दी है वो कौन सी दी है, डायबिटीज मेलाइटस की दी है। अगर डायबिटीज इंसिपिडस की बात करें तो उसमें आपको कौन सी कंडीशन की, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होता है, तो उस कंडीशन में पॉलीयूरिया डेवलप होता है। बट डायबिटीज मेलाइटस जो है वो आपकी इंसुलिन की डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से यूरिन में ग्लूकोज का जो अमाउंट है या ग्लूकोज की जो मात्रा है वो आ जाती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोसूरिया। और जब ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होगी बॉडी के अंदर तो उस कंडीशन में फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म चलेगा, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होगा, और वो कीटोन बॉडीज भी आपको कहां मिलने वाली है, यूरिन के अंदर मिल सकती है। तो वो कंडीशन आपकी कौन सी होगी बेटा? कीटोन्यूरिया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बेटा फर्स्ट। क्लियर? समझ में आ गई होगी बात आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं, 92 क्वेश्चन नंबर उसके ऊपर चलते हैं। तो देखें सबसे पहले कि मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन में देखेंगे आप कि सबसे पहली बात करें हम प्लेसेंटा की, तो आपको पता ही है प्लेसेंटा एक हार्मोन सीक्रेट करता है विच इज कॉल्ड ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG। सेकंड बात करें जोना पेलुसिडा, तो जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, ये किसकी लेयर्स हैं? ओवम की लेयर्स हैं। तो आप कह सकते हैं यहां पर बी जो है लेयर ऑफ दी ओवम। आफ्टर दैट बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड जो है वो किसका काम करता है? एक स्टिकी, एक म्यूकस लाइक सब्सटेंस को सिक्रेट करता है जो ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ दी पेनिस। और बच गया आपका लेडिंग सेल। लेडिंग सेल जो है वो आपकी क्या करती हैं? एंड्रोजन को सिक्रेट करती है विच इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कौन सीक्रेट करता है? आपका लीडिंग सेल। इस तरीके के जो आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा बेटा सेकंड। चलिए बेटा दो क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम बात करें यहां पर क्वेश्चन नंबर 93, मैच द फॉलोइंग कॉलम करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए वही आपको क्या करना है, ऑप्शन को मैच करना है, दोनों कॉलम को मैच करना है। तो कॉलम को मैच करें हम, देखें यहां पर। तो फर्स्ट हम बात करें बीटी कॉटन। आपको पता है बीटी कॉटन का जो नाम है, बीटी वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? बैसिलस थुरिंजिएंसिस। किसको रिप्रेजेंट करता है? बैसिलस थुरिंजिएंसिस को। आपको पता है सेकंड जो है आपका एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी, जिसको आप बोलते हो एडीए, डेफिशिएंसी ऑफ एडीए। अब एडीए की जो डेफिशिएंसी है उसको ट्रीट किसके थ्रू करते हैं? उसको हम करते हैं जीन थेरेपी के थ्रू ट्रीट। आफ्टर दैट देखिए कि थर्ड आरएनए इंटरफेरेंस की जो टेक्निक है आपकी वो किस में मिलती है? तो आरएनए इंटरफेरेंस की जो टेक्निक है वो एक तरीके का सेलुलर डिफेंस है और एट लास्ट आ जाता है आपका पीसीआर। तो पीसीआर का जो यूज है वो होता है आपका डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, यानी एचआईवी या एड्स जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम पीसीआर का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो हो जाएगा बेटा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। 94 की बात करें, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड। किसी भी एक वेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो वेक्टर में इस वेक्टर से कितनी कॉपी का फॉर्मेशन होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? इस वेक्टर की ऑराई साइट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, विच इज ऑल्सो नोन एज ऑरिजिन पॉइंट, ऑल्सो नोन एज ऑरिजिन पॉइंट। क्लियर? तो देखिए यहां पर आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा ऑराई साइट और ऑराई पॉइंट। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 95, मैच दी फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। आपके पास में दो कॉलम है, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। तो देखें आप, तो सबसे पहले आपका आ जाता है 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, हेटेरोसर्कल कॉर्डल फिन, एयर ब्लैडर एंड पॉइजन स्टिंग। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से एनिमल्स के अंदर, ट्राइगोन है, साइक्लोस्टोम्स है, कॉन्ट्रैक्टीज है और ऑस्ट्रिक्टीज हैं। तो देखिए आप मैच करेंगे तो आपको यहां पर मिलता है सबसे पहले 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आर फाउंड ओनली एंड ओनली साइक्लोस्टोम्स। ओनली किस में मिलेंगे आपको, साइक्लोस्टोम से। बकायदा एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको ये मिल जाता है। उसके बाद में सेकंड देखेंगे आप, तो सेकंड है आपका हेटेरोसर्कल। हेटेरोसर्कल जो कॉर्डल फिन है, कॉर्डल फिन कौन सा होता है बेटा, लास्ट में जो टेल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है वो, ठीक है ना। अनपेयर्ड फिन जो होता है मैक्सिमम केस के अंदर वो आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्टीज के अंदर। आफ्टर दैट देखें आप कि जो एयर ब्लेडर्स है वो आपको किस में मिल जाएंगे, ऑस्ट्रिक्टीज में मिल जाएंगे, और पॉइजन स्टिंग आपको किसके अंदर, ये आपकी ट्राइगोन के अंदर मिल जाएगी। इस तरीके से आपको मैच करना है। अब देखिए इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको ऑप्शन नंबर 3 के अंदर मिल रहा है। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 95। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। Next, in which of the following techniques the embryo are transferred to assist those female who cannot conceive? ऐसी फीमेल्स जो नई प्रोजेनी डेवलप करने की कैपेसिटी नहीं रखती हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर करने की कौन कौन सी टेक्निक्स है। तो बेटा सीधा सा सिंपल सा कंसेप्ट है, यहां पर आपको थोड़ा सा वर्ड्स के ऊपर ध्यान रखना है। एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड, नॉट गैमेट, नॉट गैमेट। तो आपको ध्यान में रखना, एम्ब्रियो में एनसीईआरटी के अंदर 2 कंडीशन दे रखी है बेटा। कौन कौन सी कंडीशन मिलेगी, फर्स्ट कंडीशन मिलेगी आपको ZIFT, ज़िफ्ट, जाइगोट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। क्लियर, इस कंडीशन में आफ्टर, जस्ट आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उस जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपका एक तो ये हो गया। सेकंड आप देखें कि और कौन सी कंडीशन में एम्ब्रियो का ट्रांसफर, तो देखें ज़िफ्ट आपका है लेकिन ICSI नहीं होगा, बिकॉज ऑफ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, गैमेट को इंजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन यहां पर गलत हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, यहां पर भी गैमेट का ट्रांसफर होता है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन देखिए बेटा, ZIFT, ये आपका सही है। और नेक्स्ट आता है IUT, फुल फॉर्म ऑफ द IUT, IUT मीन्स इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यानी जो यूट्रस है उस यूट्रस में आपको यहां पर मिल जाएगा 8 to 16 सेल एम्ब्रियो, 8 to 16 सेल या 16 to 32 सेल एम्ब्रियो, यानी मोरुला या ब्लास्टुला जो स्टेज है उसको आप क्या करते हैं, एम्ब्रियो के अंदर, यूट्रस के अंदर आप क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके से आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में आपको कौन कौन से जो इवेंट्स हैं वो मिलते हैं। तो देखें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, बात किसकी कर रहा है, इंस्पायरेशन की कर रहा है। तो इंस्पायरेशन के टाइम पर क्या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम आपको मिलेगा, तो बिल्कुल डायफ्राम के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब डायफ्राम की मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डोम शेप डायफ्राम इज कन्वर्टेड इनटू फ्लैट डायफ्राम। क्या ऐसा होगा, नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो उस कंडीशन में आपको अगर इंस्पायरेशन करवाना है, तो इसको सिंपली आप समझेंगे, अगर आपको इंस्पायरेशन करवाना है, कंसेप्ट समझेंगे बेटा आप, अगर आपको इंस्पायरेशन करवाना है तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए,
जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वो इंक्रीज होना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए, डिक्रीज। और वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए आप यहां पर क्या करवाएंगे, डोम शेप डायफ्राम कन्वर्टेड इनटू फ्लैट डायफ्राम। इसकी वजह से जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर आपका जो है वो डिक्रीज होगा। जैसे ही प्रेशर आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है आपके डिफ्यूजन के प्रोसेस से, डिफ्यूजन के मेथड से आपका इंस्पिरेशन कंप्लीट होगा। तो एक तो हो जाएगा आपका ये फर्स्ट। सेकंड देखें हम कि यहां पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ना, तो इंस्पिरेशन के अंदर EICM के अंदर ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। देन मैंने अभी आपको बताया पल्मोनरी वॉल्यूम्स डिक्रीज है, पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज नहीं बल्कि क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, ये भी आपका क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका ए और बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट इवेंट हो जाएंगे। देखें ए और बी आपको किस में मिलते हैं, थर्ड ऑप्शन के अंदर मिल जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 के ऊपर, द QRS कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट, कुछ इस तरीके का आप बताते हैं। क्लियर, इस तरीके से ये आपको मिलता है P, ये QRS इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और ये आपको यहां पर वेव जो मिलती है वो मिलती है T, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, ये इसके बारे में पूछ रहा है। QRS जो कॉम्प्लेक्स है आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, सीधा सीधा NCERT के अंदर आपको दिया हुआ है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ, first of all enterokinase, enterokinase enzyme present in succus entericus which is also known as intestinal juice, intestinal जूस। और इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन कहाँ होता है बेटा, इंटेस्टाइनल जूस का जो सिक्रेशन है वो आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको जो एंजाइम्स मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, क्या कैसिनोजेंस, कैसिनोजेंस आर रिलेटेड टू स्टमक, एलिमिनेट कर दीजिए इसको। पेप्सिनोजन ऑल्सो फाउंड इन स्टमक, एलिमिनेट कर दीजिए। प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड, कोई पर्टिकुलर यहां पर आपको एंजाइम नहीं मिल रहा है, एलिमिनेट कर लीजिए। एट लास्ट आपका बच जाता है ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिनोजन को कौन एक्टिवेट करता है, आपका एंटेरोकाइनेज एंजाइम। क्लियर, तो ऑप्शन हो गया आपका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 100, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। मैक्सिमम जो फॉर्म्स हैं आपके, मैक्सिमम स्टेटमेंट्स हैं, एलिमिनेशन से आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए फर्स्ट बात करें हम यहां पर, इलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट, वी नो दैट वेरी वेल कि इलियम जो है वो हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है। सेकेंड, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्सिस अराइजेस फ्रॉम ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम का पोर्शन नहीं होता बेटा, ये सीकम से निकलता है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उसके बाद में इलियम ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम खुद एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और वो सीकम में, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में ओपन होता है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया, थर्ड भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, सेरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, नॉट serosa is the outermost layer of the alimentary canal, so fourth option is also incorrect. Then यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, रे फ्लोरेट्स हैव, रे फ्लोरेट्स जो हैं उनमें आपको क्या मिलता है, हाइपोगाइनस ओवरी मिलेगी, हाफ इंफीरियर ओवरी मिलेगी, इंफीरियर ओवरी मिलेगी और सुपीरियर। तो सीधा सीधा कंसेप्ट आपका दिया हुआ है रे फ्लोरेट्स के बारे में कि आपको यहां पर क्या देखने को मिलने वाली है, इंफीरियर ओवरी देखने को मिलने वाली है बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट था बेटा। टैंक नंबर फर्स्ट जिसमें आपका क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट।
प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो इफ्लुएंट है वो आपका सेकेंड टैंक के अंदर जाता है, जो कि आपका एरोबिक टैंक है, जिसके अंदर सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है आपका। तो ये आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, ये होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। आफ्टर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ये जो आपका पूरा का पूरा फ्लूइड है, एक्सफ्लूइड है, वो आपका जाता है नेक्स्ट टैंक में, और इसी को हम बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये है आपका एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। और इसका थोड़ा सा अमाउंट फर्दर वापस कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम? इस सेकेंडरी के अंदर। तो यहां से यहां जो ट्रांसफर करते हैं वो आपका कौन सा होता है बेटा? वो होता है आपका एक्टिवेटेड स्लज। क्या होता है बेटा? एक्टिवेटेड स्लज। तो ये आपका जो सीवेज ट्रीटमेंट है उससे रिलेटेड बिल्कुल सिंपल सा और एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स हैं बेटा, ये सारे के सारे, ठीक है ना, सीवेज ट्रीटमेंट का एक पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 103, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टर्न ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल। चलिए बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, आप समझेंगे। एक्चुअल में व्हाट डू यू मीन बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी और जीटीपी, या तो एटीपी का फॉर्मेशन होना या फिर जीटीपी का फॉर्मेशन होना। तो जो क्रैब्स साइकिल है आपका, साइट्रिक एसिड साइकिल की बात कर रहे हैं, इट मींस हो गया आपका ये क्रैब्स साइकिल। और क्रैब्स साइकिल के अंदर, एक साइकिल के अंदर बेटा कितने जीटीपी या एटीपी का फॉर्मेशन होता है? तो सिंगल एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो इट मींस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितने टाइम होगा आपका? एक टाइम में होगा। तो सिंगल आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा 4-1। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू G1 फेज। लास्ट ईयर एनसीईआरटी, लास्ट ईयर नीट के क्वेश्चन में सेल डिवीजन का G1 और G0 फेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जिसके ऊपर बाद में ऑब्जेक्शन हुआ था और एनटी की आंसर की में चेंज हुआ था। इस बार भी 2 क्वेश्चन जो हैं उसी पॉइंट से आए हैं, करेक्शन नहीं है, उसी पॉइंट से आए हैं, ठीक है ना। चलिए देखें, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज या गैप 1 फेज ऑफ इंटरफेज। सेल इज अ मेटाबॉलिकली एक्टिव, बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बेटा, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, बिल्कुल होती है। ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, बिल्कुल, क्योंकि रेप्लिकेशन जो डीएनए का वो कौन सी फेज में होता है? एस फेज के अंदर होता है। न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो सीधा सा आपको ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गी। बेटा सीधा सा और सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ठीक है ना। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना दोनों की दोनों आपकी जो हैं वो यूनिसेल्युलर एल्गी हैं और प्रोटीन के रिसोर्सेज हैं जिसको यूटिलाइजेशन या जिसका यूज कहाँ किया जाता है? जो आपके अंतरिक्ष यात्री हैं वो भोजन के रूप में करते हैं, एज ए फूड सोर्स करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 106। चलिए 106 के बारे में देखें, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इम्यूनिटी। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखें कि यहां पर क्या पूछा है बेटा? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है ना। और रॉन्ग स्टेटमेंट और किसके रेफरेंस में पूछा है? इम्यूनिटी के रेफरेंस के अंदर आपको ये दिया है। देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी इज द क्विक एंड गिव फुल रेस्पॉन्स। सेकेंड आता है आपका फिटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है आपका, सही बात है। when exposed to antigen living or dead antibodies are produced in the host body, it is called active immunity। बिल्कुल सही बात है आपकी। and after that when ready made antibodies are directly given, तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है बेटा कि किसके बारे में पूछा है? इम्यूनिटी आपकी जो है यहां पर 2 तरह के स्टेटमेंट दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है आपको एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है ना,
और दूसरा है आपका पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है ना। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में दिया हुआ है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब आप जानते हैं बॉडी के अंदर जो पहले से प्रेजेंट होती है, और पैसिव का मतलब जो बाद में आपकी जिसमें यहां पर तो प्योरली आपकी एंटीबॉडी बॉडी के अंदर डेवलप होती है, और पैसिव के अंदर जो आर्टिफिशियल एंटीबॉडी है वो बाद में दी जाती है। तो फर्स्ट आपको देखिए कि जो एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रेस्पॉन्स। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो क्विक नहीं होती है, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि कोई टॉक्सिन हो गया, कोई टॉक्सॉइड हो गया, कोई इनएक्टिव पैथोजन हो गया, इसको हम किस में ट्रांसफर करते हैं, किसी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो जो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी बेटा दैट इज दी स्लो प्रोसेस, और यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया है क्विक, तो ये आपका जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आंसर जो है आपका वो फर्स्ट हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 107, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखें यहां पर फ्लोटिंग रिब्स, एक्रोमियन स्कैपुला और ग्लेनॉइड कैविटी। नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। जो आपकी ग्लेनॉइड कैविटी है, तो ग्लेनॉइड कैविटी के अंदर कौन फिक्स होता है, हुमरस का हेड। तो ये आपका हो गया बेटा यहां पर हुमरस का हेड। देखें आप देखेंगे यहां पर तो डी के अंदर जो ऑप्शन मिलता है सेकंड, वो एक ही में मिलता है आपको, और वो है आपका सेकंड। तो सीधा वैसे तो आंसर यहां से आ जाएगा, और अगर आप चारों को मैच करते हैं तो आप इजीली, फ्लोटिंग रिब्स डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, आपको पता है अच्छी तरीके से कि वो आगे तक जो है आपके स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती हैं। उसके बाद में देखें आप जो एक्रोमियन है, तो एक्रोमियन आपको कहां मिल जाएगा, एक्रोमियन आपको क्लेविकल के ऊपर मिलेगा है। और उसके बाद में जो स्कैपुला है वो आप जानते हैं, स्कैपुला किसके बीच में, सेकंड टू सेवंथ जो रिब है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये इसकी पोजीशनिंग हो गई आपकी, और ये ऐसे हो गया है ना, और ये आपका इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से मैच कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 108। देखिए 108 में आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम दी फॉलोइंग। बेसिक में आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि लाइसिन जो है वो आपका एक तरीके का कैसा है, बेसिक अमीनो एसिड। तो सीधा इनमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं, सीधा पॉइंट है। उसके बाद में देखें क्वेश्चन नंबर 109, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर। एक जनरेशन के अंदर ही दूसरी जनरेशन का पोर्शन है ना, इस तरीके से आपको देखना है। तो उसमें देखेंगे आप कि आपको क्या मिलता है, पोलन ग्रेन्स, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन वो किस में प्रेजेंट है, एंथर के अंदर प्रेजेंट है। ये आपकी एक जनरेशन हो गई। इसी तरीके से देखिए जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद टू मेल गैमेट, नहीं, ये पूरा का पूरा नेक्स्ट जनरेशन के लिए हो जाएगा। सीड्स इनसाइड द फ्रूट, सीड जो है वो आपका क्या है, एक तरीके से रिजर्व फूड मटेरियल है तो उसका नहीं। लेकिन लास्ट देखेंगे आप, एम्ब्रियो से एक इनसाइड दी ओव्यूल, एम्ब्रियो से एक जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और ओव्यूल जो है वो आपकी दूसरी जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से आप जो है बता सकते हैं ए और डी। ए और डी आपको कहां मिल जाएगा, ए और डी आपको दूसरे ऑप्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन था आपका 109। चलिए नेक्स्ट बात करें, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, अगर आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को देखते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा, देखिए हायर कंसेंट्रेशन ऑफ H+, अगर H+ की कंसेंट्रेशन हायर है इट मींस आपकी जो pH है वो लो है, और pH लो है तो एनवायरमेंट या जो ब्लड है वो आपका कैसा हो गया, एसिडिक। और अगर pH लो है या एसिडिक एनवायरमेंट है तो एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू HbO2, यानी जितनी एसिडिटी इंक्रीज होगी, यानी जितनी pH डिक्रीज होगी, उतना ही ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में जो डिसोसिएशन है वो इंक्रीज होगा, एसोसिएशन क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो आप देख लें सीधा सा, हाई
क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको क्या रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की फॉर्म। तो देखें हायर H प्लस कंसेंट्रेशन, अगर H प्लस कंसेंट्रेशन हायर है तो pH क्या हो जाएगी लो, और pH लो हो गई इट मीन्स एनवायरमेंट या जो आपकी एल्वेलाई है उसमें जो है एसिडिटी, और एसिडिटी होने की वजह से जो आपका हीमोग्लोबिन के साथ में जो ऑक्सीजन का अटैचमेंट है वो क्या होगा डिक्रीज होगा। यहां पर क्या दिया हुआ है कंसंट्रेशन इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, जबकि अपोजिट कंडीशन है तो पहला ही ऑप्शन आपका बेटा यहां पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। बाकी तीनों आप देखें लो PCO2 इन द एल्वेलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ PCO2 अगर लो होगा तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है उसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा। इसी तरीके से देख सकते हैं बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में एसोसिएशन उतना ही ज्यादा होगा। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। तो ये भी आपका पोर्शन सही, तो ये तीनों सही हो जाएंगे, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है आपका फर्स्ट, तो वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बात करें यहां पर इनको मैच करने की, तो मैच में देखें आप सबसे पहला जाता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, कहां प्रेजेंट होता है, तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई देखिए आप, ये रहा आपका लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन या बेसल मेम्ब्रेन। आपको पता है ट्यूनिका वेस्टिबुलाई, ट्यूनिका मीडिया है, तो जो ट्यूनिका मीडिया है आपका उसके अंदर आपको क्या मिलती है बेसल मेम्ब्रेन, और बेसल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको ऑर्गन ऑफ कोर्टाई देखने को मिल जाता है। सेकंड देखेंगे आप कॉकलिया, अगर कॉकलिया की बात करें तो कॉकलिया जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कॉकलिया रेस्पॉन्सिबल होता है, ये कैसा पोर्शन होता है कॉइल्ड पार्ट ऑफ दी लेब्रिंथ। उसके बाद में यूस्टेकिन ट्यूब आपकी जिसकी ओपनिंग कहाँ होती है फेरिंग्स के अंदर, तो देखें कनेक्ट्स दी मिडिल ईयर एंड फेरिंग्स, और एट लास्ट जो स्टेपीज है आपकी वो आपको ध्यान में रखना है फेनेस्ट्रा ओवलिस के साथ में अटैच होती है, तो अटैच टू दी ओवल विंडो जिसको अपन बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवलिस, है ना। तो इस तरीके से आप मैच करोगे तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 112 की, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर which upon spraying on sugarcane crop increase the length of stem thus increasing the yield of sugarcane। सीधा सा आपको पता है इंटरनोड जो पर्व है, इंटरनोड जो पर्व है उनको उनकी लेंथ को इंक्रीज करने का सीधा सीधा फंक्शन किसका है बेटा, ज़ेब्रालिन का है। एनसीईआरटी स्टेटमेंट है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, और जो आपका बेस है स्टेम का अगर उससे सीधी रूट जो है वो ओरिजिनेट हो रही हैं तो वो आपकी कौन सी रूट हो जाएंगी बेटा, वो आपकी हो जाएंगी फाइब्रस रूट, बिकॉज ऑफ बिल्कुल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपको मिलती है। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट रहता है इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव इट मे लाइव और अ फ्यू डेज, बिकॉज बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी का कि द हेड होल्ड अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, यानी मैक्सिमम जो पोर्शन है वो वेंट्रल पोर्शन में या जो हेड को छोड़कर जो रिमेनिंग पोर्शन है आपका उसके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी हेड के अंदर नर्वस सिस्टम का बहुत थोड़ा सा पार्ट होता है, जिसकी वजह से अगर आप उसके हेड को क्या कर लोगे, अलग भी कर दोगे, सेपरेट कर दोगे, तब भी वो क्या कर सकता है, कुछ दिन तक सरवाइव कर सकता है। तो ये आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाता है। एस्ट्रोबिलाई और कॉन्स आर फाउंड, आपको पता है डायग्राम भी दिया हुआ और उसके अंदर भी मेंशन किया हुआ है इक्विसिटम, इक्विसिटम के अंदर आपको एस्ट्रोबिलाई या कॉन्स देखने को मिल जाते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट रहता है क्वेश्चन नंबर 116, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग, है ना। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कौन सी स्टेज के अंदर होता है, तो स्टेज देखेंगे अब आप, स्टेज है आपकी सीधी सीधी पॉइंट एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स हैं डिप्लोटीन स्टेज के अंदर, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 117, मैच द फॉलोइंग डिजीज विद द कैजुएटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बात कर लेते हैं यहां पर। तो फर्स्ट आ जाता है आपका टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफिमूरियम है। तो साल्मोनेला टाइफिमूरियम होने की वजह से यह आपका हो जाएगा टाइफॉइड में, फर्स्ट में थर्ड हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे आप न्यूमोनिया के लिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यह आपका किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? न्यूमोनिया के लिए। फाइलेरियसिस के लिए आपका हो गया सीधा वूचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, एंड एट लास्ट मलेरिया के लिए आपको मिल जाता है प्लाज्मोडियम। तो इस तरीके से ये आपका करेक्ट ऑप्शन आप मैच करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज। अब देखिए ट्रांसलेशन की जो फर्स्ट फेज होती है वो होती है बेटा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। जनरली अगर देखें तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, बट एनसीईआरटी के अंदर ये एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अमीनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन। यानी जो ट्रांसफर आरएनए है उसका अमीनोसाइलेशन का मतलब क्या हुआ? अमीनो एसाइलेशन का मतलब क्या हुआ? अमीनो एसिड का ट्रांसफर आरएनए से बाइंड होना। क्लियर? तो ये पॉइंट आपका यहां पर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें। बिल्कुल सिंपल से मैच करने वाले हैं आपके, और इजी सा क्वेश्चन है आपका क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो है वो ब्यूटाइलिकम किसके लिए? ब्यूटायरिक एसिड के लिए है। उसके बाद में देखें ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम, तो ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम जो है उससे साइक्लोस्पोरिन ए का प्रोडक्शन होता है। आफ्टर दैट मोलस्कस परपुरिस जो है वो आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। और लास्ट आता है एस्परजिलस नाइगर जो है प्रोड्यूस साइट्रिक एसिड। और आप मैच करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। देखें सी के अंदर 4 हो गया आपका, और डी के अंदर आपका हो गया है 3rd। तो इस तरीके से ये आपका 4th ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 120, दी ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रोबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो देखें फोटो रेस्पिरेशन के अंदर रोबिस्को का जब ऑक्सीजनाइजेशन होता है ना, ऑक्सीजनाइजेशन होता है, तो ऑक्सीजनाइजेशन के टाइम पर आपको ध्यान में रखना है रोबिस्को का जो ऑक्सीजनाइजेशन होता है उसमें आपको क्या मिलता है? एक तो मिलता है आपको 2-फॉस्फो ग्लाइकोलेट विच इज द 2 कार्बन कंपाउंड, और एक मिलता है आपको 3PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विच इज द 3 कार्बन कंपाउंड। तो सीधा सा आप देखें यहां पर कि एक 3 कार्बन का है और एक 2 कार्बन का, इस तरीके का कहीं ऑप्शन है आपके पास में? देखें 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड गलत है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड भी आपको नहीं मिलता है, 2 मोल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड भी आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन 1 मोल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड आपका यह मिल जाएगा 3PGA के बेस पर। आप बता सकते हैं इसको। आफ्टर दैट मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग essential element and their function in plant। देखिए डिफरेंट जो आपके एलिमेंट्स है, बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाया हुआ सिंपल सा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो देखें कि जो आपका मैग्नीज है वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना। उसके बाद में देखेंगे आप कि जो आपका बोरोन है वो पोलन जर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आफ्टर दैट आप देखेंगे जो जिंक है, ये जिंक किसके लिए? जिंक जो है वो आपका IAA इंडोल एसिटिक एसिड के बायोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। और एट लास्ट आ जाता है आपका जो आयरन है वो आपके क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस के लिए। और इस तरीके का जो मैच है वो आप देखेंगे तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी आपने बहुत ढंग से कवर की है, अच्छी तरीके से कवर की है, तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटीज हैं वो बहुत कम रह जाती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स। कि भैया DNA हेलिक्स को
ओपन करने का काम कौन करता है? तो सीधा सा आपको पता है डीएनए हेलिकेज एंजाइम, ये आपको ध्यान में रखना है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो शायद आरएनए पॉलीमरेज दिया हुआ है, तो ये जो है आपका यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हो गया, तो आपको ध्यान में रखना ऑप्शन आपका जो राइट आंसर है, राइट आंसर वो आपका जो है फोर्थ हो जाएगा बेटा। डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है वो कॉइलिन को खोलता है या फिर अनवाइंड करने का काम करता है। फ्रॉम हीज एक्सपेरिमेंट्स एस.एल. मिलर प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। जो मिलर का एक्सपेरिमेंट था वो आपका ऑपेरिन हेल्डेन के ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के ऊपर बेस था, ठीक है ना। उसी का प्रैक्टिकल एक एविडेंस है आपका, जिसमें मिथेन अमोनिया और हाइड्रोजन को 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसके साथ में, वाटर वेपर के साथ में, ठीक है ना। तो देखें मिथेन अमोनिया और हाइड्रोजन, ये रही आपकी मिथेन अमोनिया और हाइड्रोजन को वाटर वेपर के साथ में 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ये आपका थर्ड राइट होता है। चलिए नेक्स्ट बात करें। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फॉर्म। गॉबलेट सेल्स, जहां पर भी गॉबलेट सेल्स आती हैं किसका सिक्रेशन करती हैं, म्यूकस के सिक्रेशन के लिए। बट स्पेशली देखें, स्पेशली किसके बारे में दिया हुआ, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। और जो 7th चैप्टर है आपका 11th एनसीईआरटी एनिमल टिश्यू, उसके अंदर ये स्पेशली दिया हुआ है कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो आपको मॉडिफाइड सेल्स वगैरह जो मिलती हैं वो किसकी मिलती है, कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स की मिलती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट रहता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई फाउंड इन। तो किस में मिलती है, तो यहां पर देखिए आपको सीधा सा मिल जाएगा, ये रही आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। सीधे सीधे स्टेटमेंट है बेटा, कोई खास बात नहीं। इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। देखें आपको पता हो तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम भी मेंशन है केमियोस्मोटिक थ्योरी का, जिसमें यहाँ पर आपको मिलता है पीएस सेकेंड, ठीक है ना। उसके बाद में आपको मिलता है ये प्लास्टोक्विनोन, और प्लास्टोक्विनोन के बाद में आपको मिल जाता है यहाँ पर साइटोक्रोम B6, और साइटोक्रोम B6 के बाद में आपको यहाँ पर मिल जाता है बेटा पीएस फर्स्ट। तो देखिए आप पीएस सेकेंड से जो इलेक्ट्रॉन है वो आ गया आपका प्लास्टोक्विनोन के पास, और प्लास्टोक्विनोन से ये आपका आ गया साइटोक्रोम B6 के पास में। तो देखिए क्या पूछ रहा है, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कि कहां से कहां इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, पीएस सेकेंड से साइटोक्रोम B6। आप देखें सेम ऐसा ऐसा आपको डायग्राम कहां मिल जाएगा, एनसीईआरटी के अंदर। तो पीएस सेकेंड टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये आपका हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive base pair is 0.34 nanometer and the total number of base pair of a DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 to the power 9 base pair, then the length of DNA is approximately। बिल्कुल एनसीईआरटी के अंदर ये स्टेटमेंट और इसकी कैलकुलेशन के साथ में दिया हुआ है कि जो डीएनए की लेंथ है वो आपकी कितनी रहने वाली है, 2.2 मीटर रहने वाली है। कितनी, 2.2 मीटर। क्लियर। तो क्या करेंगे आप कि आपका 0.34 नैनोमीटर है यहाँ पर, और उसको आपको किसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 के साथ में आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 2.2 मीटर। Which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipid? Glycolipid and glycoprotein. Glycosylation, that process is known as ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है ना। और ग्लाइकोसाइलेशन की अगर बात करें तो ग्लाइकोसाइलेशन के थ्रू ही लिपिड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलिपिड, and the protein is converted into glycoprotein। क्लियर। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो ये काम कौन करता है, ग्लाइकोसाइलेशन का जो काम है वो आपका होता है बेटा गोल्जी बॉडी का। बिकॉज ऑफ गोल्जी बॉडी ही ये काम, मॉडिफिकेशन का काम और ट्रांसपोर्टेशन का, सिक्रेशन का काम गोल्जी बॉडी करती है। तो ये आपका गोल्जी बॉडी हो गया।
चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट चेक करने हैं आपको। तो स्टेटमेंट में देखें, द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। हमको यहां पर पूछा क्या है, नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो ये रहा आपका पहला ही आंसर हो गया बेटा, पहला ही जो है वो आपका करेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में देखें, फर्स्ट ऑप्शन देखें आप, इनकरेक्ट पूछा यहां पर भी, ठीक है ना, ध्यान रखने। सैपवुड इज द इनरमोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर। देखें कुछ, अगर हम किसी स्टेम को काटते हैं, डाइकोट की स्टेम को काटते हैं, तो अपने को कुछ ऐसा डायग्राम दिखता है। देखो कि अंदर से तो ये जो पोर्शन है ना, ये बहुत डार्क सा होता है, दैट इज कॉल्ड हार्टवुड। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हार्टवुड। और ये जो पोर्शन है आपका बाहर वाला, इसको हम बोलते हैं सैपवुड। सैपवुड, और ये जो है आपका वो हो गया हार्टवुड। क्लियर बेटा? तो ध्यान में रखें। अब देखिए उल्टा दिया हुआ है, सैपवुड इज द इनर मोस्ट, जबकि सैपवुड जो है वो आउटर मोस्ट होता है। तो पहला ही आपका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? हार्टवुड अंदर की तरफ होता है, डार्क कलर का होता है, सैपवुड बाहर की तरफ होता है, लाइट कलर का होता है। तो जस्ट उल्टा हो गया आपका। चलिए, फ्लोरिडीन स्टार्च हैज द स्ट्रक्चर सिमिलर टू, बिल्कुल सीधा और सिंपल सा कि फ्लोरिडीन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है वो किसके सिमिलर होता है? तो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है। किसके सिमिलर होता है? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर। नेक्स्ट आता है कि डिफरेंट स्टेजेस आपको दी हुई है यहाँ पर, कौन सी? मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट की, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट की, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। और इसके जो इवेंट्स है वो आपको तो बहुत अच्छी तरीके से आपको इवेंट्स पता है कि जाइगोटीन के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? साइनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद में पैकेटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोडीन के अंदर जो है आपको काइजमेटा देखने को मिलता है, और डाइकाइनेसिस में उस काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन देखना है आपको, ठीक है ना। अब देखें आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखें तो डिफरेंट टाइप की आपको WBC देखने को मिल रही है। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स, सबके पर्टिकुलर फंक्शंस आपको अच्छी तरीके से याद होंगे, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, देखें इओसिनोफिल जो है वो आपकी हिस्टामिन रिलीज करती हैं और डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स। क्लियर? उसके बाद में देखें आप, जो बेसोफिल्स है वो किसके लिए? बेसोफिल जो है वो आपकी रिलीज ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग, बिकॉज ऑफ बेसोफिल जो है वो आपकी एलर्जी से रिलेटेड है, ध्यान में रख लेना है। किससे रिलेटेड है? एलर्जी से रिलेटेड। और जो न्यूट्रोफिल है आपके, ये न्यूट्रोफिल आपकी फेगोसाइटिक नेचर की होती है, और फेगोसाइटोसिस जो है, लिम्फोसाइट जो है वो आपकी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल। तो इस तरीके से आप मैच करेंगे तो आपका ये थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, ये रहा भैया सिग्मोइड है, ये आपकी लैग फेज और ये आपकी लॉग फेज, ठीक है ना। और ये आपकी जो है डेक्लाइन, और ये स्टेशनरी फेज हो गई। ये आपकी डेक्लाइन फेज और ये आपकी स्टेशनरी फेज हो गई, इस तरीके से। अब देखिए लॉग फेज की अगर बात करें तो लॉग फेज जो है वो आपकी इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ मिलती है। ये आपका सीधा सा थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। फर्दर बहुत मैच करने वाले क्वेश्चन आए हैं इस बार, है ना। इनहिबिटरी ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, प्रोसेस पेप्टाइड बॉन्ड, सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। चलिए देखें मैच करें हम, तो यहां पर फर्स्ट में मिलता है आपको इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी के जो इनहिबिटर है वो आपका मेलोनेट आ जाता है। एंड देन उसके बाद में देखें प्रोसेस पेप्टाइड बॉन्ड, जो पेप्टाइड बॉन्ड तो आपका कोलेजन प्रोटीन है,
पजेज पेप्टाइड बॉन्ड, तो कोलेजन क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन के अंदर क्या मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड मिलने वाला है। आफ्टर दैट देखिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आपको रेजिन वगैरह ये मिल जाते हैं, गम होता है, रेजिन होता है, टर्पेनॉइड्स होते हैं, पूरा का पूरा एक टेबल दिया हुआ है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए, उससे क्वेश्चन है आपका ये, क्लियर। एंड आफ्टर दैट लास्ट आप देखेंगे कि जो सेल वॉल मटेरियल है, ये सेल वॉल मटेरियल आपका किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है। अगर मैच करते हैं आप तो देखें आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट। चलिए बात करें नेक्स्ट, सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट दी सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। सम डिवाइडिंग सेल, अब देखिए वही आपका G0 जो स्टेज है उससे रिलेटेड पॉइंट है कि सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट दी सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज और G0, दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ। तो आपको पता है सेल जो है वो G1 में एंटर करने के बाद में फर्दर किस में एंटर करती है, G0 में एंटर करती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सीधा G1 फेज, बिकॉज ऑफ ना तो ये आगे जाएगी S फेज में एंटर करेगी, ना आपकी G2 में, ना M के अंदर, है ना। एट लास्ट क्या बचा आपका कि G1 में एंटर करने के बाद में वो गई है G0, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंट्स ऑफ डायूरेसिस। देखें डायूरेसिस वाली कंडीशन जिसके अंदर हम कहें कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होने की वजह से यूरिन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। अब ये वाली कंडीशन किसके लिए, तो ये वाली कंडीशन देखें आप कि एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर कॉजेज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जस्ट रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म का अपोजिट काम किसका होता है, एएनएफ फैक्टर का, ठीक है ना, अपोजिट काम। ये आपका गलत हो गया। डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल, जेजी सेल का सिक्रेशन कौन सा है, रेनिन, और रेनिन किस में, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में तो रेनिन का सिक्रेशन होना चाहिए, ये गलत हो गया। मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच, ये गलत हो गया आपका, अंडर सिक्रेशन, ध्यान में रखें ये भी गलत हो गया। तो लास्ट बच गया आपका कौन सा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना। और रीनल ट्यूब्यूल वगैरह है ना, इनसे वाटर का और सोडियम का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन बोला है, ठीक है ना, कि भाई डायूरेसिस का, अगर डायूरेसिस से बचना है, उससे प्रिवेंशन चाहिए आपको, तो आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन सुटेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विरोइड्स, विरोइड्स सीधा सा आपको पता है प्रोटीन लेस आरएनए, कौन सा हो गया, प्रोटीन लेस आरएनए, जिसमें आपको प्रोटीन नहीं मिले, तो दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, सीधा सीधा आपका आंसर फोर्थ। After that, the infectious stage of plasmodium that enter into the human body is sporozoite, क्या होता है, स्पोरोजोइट। तो सीधा आप देखें स्पोरोजोइट, ये आपका सीधा सीधे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा पेपर है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, चलिए फिर स्टेटमेंट वाला देखिए, एडेनिन पेयर विथ थाइमीन, सीधा सा भैया एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। देख लीजिए स्टेटमेंट आपको कहां मिल रहा है, थर्ड में, एडेनिन पेयर विथ थाइमीन थ्रू दी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सीधा सा कंसेप्ट है आपका। आफ्टर देखें फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन का है बेटा, कौन सा, कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ, कंट्रोल किसके कंट्रोल के लिए, तो एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेज हैं जो एनवायरनमेंट में हम रिलीज कर रहे हैं उसको कम करने के लिए, ठीक है ना। तो एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ये आपका फोर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। देखें दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल सही बात है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या दिया है, रॉन्ग स्टेटमेंट चेक करना है हमने को, तो ये तो राइट है। देखिए स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंट बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम, स्टिकी एंड्स
कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज एंजाइम। सही बात है, ये तो है, बात तो आपकी क्या है, सही है आपकी। स्टिकी एंड्स को आप क्या कर सकते हो, लाइगेज एंजाइम से तो ज्वाइंट करते हो। एंड देन उसके बाद में ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो पूरी लेंथ को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, और उसमें पूरी लेंथ में वो जहां जहां पैलिंड्रोम सीक्वेंस या रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है वहां से उसको क्या करेगा, काटेगा। पूरा सही बात है ये भी। आफ्टर दैट दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट्स। अब ध्यान में रखना है आपको, दे कट द स्ट्रैंड, नॉट अ सिंगल स्ट्रैंड। ये किसी एक स्ट्रैंड को नहीं बल्कि बोथ स्ट्रैंड्स दोनों स्ट्रैंड को काटते हैं। बिकॉज ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट जो होती हैं वो आपकी लाइक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जैसे GAATTC हो गया। इस तरीके से आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलेंगे तो ये आपका बन जाएगा GAATTC। इस तरीके से ये जो काटेगा आपका वो इस तरीके से काटेगा। तो दोनों स्ट्रैंड पर कट होता है पैलिंड्रोम साइट का, सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका जो है वो 2 दिया हुआ है, 2 नहीं है। स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइंट बाय यूजिंग डीएनए लाइगेजेज एंजाइम। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू ही हम क्या करते हैं, उसको ज्वाइंट करते हैं। तो ये आपका आंसर जो है यहाँ पर इसमें 4th हो जाएगा। आफ्टर दैट, बाय विच मेथड वाज अ न्यू ब्रीड हिजरडेल। तो हिजरडेल का फॉर्मेशन आपको पता ही है कि बीकानेरी एबीज और मैरिनो रैम्स है ना, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग होती है बेटा। सीधा सीधा एनसीईआरटी के अंदर हेडिंग क्रॉस ब्रीडिंग है और उसके अंदर इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरमेंट। व्हाट अबाउट द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, है ना। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब होता है कि ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटी है उसकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आते हैं, कोई चेंजेस आते हैं और वो एक नई स्पीशीज में या फिर कोई एक अपडेटेड स्पीशीज में इवॉल्व होती है। तो देखें, डार्विन फिंचेज ऑफ गैलापागोस आइलैंड, डार्विन की जो फिंचेज हैं वो तो आपकी किसकी वजह से, कि जो रिसोर्सेज थे वो कम पड़ गए उनके लिए, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से वहाँ पर क्या हो गया, आपका जो रिसोर्सेज डिवीजन है वो वहाँ पर काम किया और उसकी वजह से हो, तो उसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं थी, तो ये आपका नहीं आएगा। ठीक है ना बेटा। इसके बाद में देखें हार्बिसाइड्स रेजिस्टेंस विड्स, बिल्कुल बिकॉज ऑफ हम हार्बिसाइड्स को यूज करते हैं तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो आपके यूकैरियोट्स में डेवलप हो जाते हैं और मेन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग्स, तो बिल्कुल ये भी आपका सही है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट, बी, सी एंड डी। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। मियोटिक डिवीजन जो है वो कहाँ कंप्लीट होता है, तो आपको पता ही है कि ओव्यूलेशन के टाइम पर सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और जब एक स्पर्म और ओवम सेकेंडरी oocyte का फ्यूजन होता है तो उस टाइम पर जो आपका लास्ट डिवीजन है ना, मियोसिस सेकंड जो है वो वहां कंप्लीट होता है और एक सिंगल लास्ट पोलर बॉडी और एक ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम, ये आपका 46 में 146 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 147। In a relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statement is correct? कौन सा करेक्ट है, चलिए देखते हैं। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम। कभी भी ग्रोस और नेट जो है वो सेम नहीं होती है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन, रिलेशन तो है दोनों के बीच में, है ना। तो नो रिलेशन बिटवीन ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो रिलेशन तो दोनों के बीच में है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये भी आपका क्या हो जाएगा, थर्ड गलत। तो लास्ट आपका जो है वो फोर्थ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू जीन आई दैट कंट्रोल एबीओ ब्लड ग्रुप। सीधा सा बेटा आपको पता है ये रहा आई जीन
और इस हाइजन के आपको 3 एलिल मिल जाएंगे, ठीक है ना, IA, IB और इसको स्मॉल आई कह दीजिए या फिर I0 कह दीजिए, ठीक है ना। तो कितने एलिल हो गए आपके? 3 एलिल हो गए। और ये जो दोनों हैं ये आपकी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कोडोमिनेंस को कोडोमिनेंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कोडोमिनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें, व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। क्लियर? क्या पूछा है बेटा? आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या पूछा है? रॉन्ग स्टेटमेंट। बिकॉज ऑफ IA जो है वो एंटीजन के लिए एक अलग अपना एंटीजन रिप्रेजेंट करता है और ये अपना एक अलग एंटीजन रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों की शुगर क्या हो गई? अलग अलग हो गई ना। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? IA एंड IB प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। ये आपका गलत हो जाएगा बेटा। तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, ये आपका फर्स्ट ही आंसर क्या हो जाएगा? सही। सेकंड देख लीजिए बाकी के ऑप्शन वैसे भी कि एलिल I0 कह दीजिए आप, है ना, I0 है, ये स्मॉल I है यहाँ पर, ठीक है ना, स्मॉल I या I0 नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, तो बिल्कुल सही है, बिकॉज ऑफ रेसेसिव है ये। उसके बाद में द जिन I हैज 3 एलिल्स, मैंने आपको बता दिया द पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ दी 3 एलिल्स, ठीक है ना। तो देखें, एक ऑर्गेनिज्म या एक पर्सन के पास में आपको जो है इन 3 में से कोई ना कोई 2 ही एलिल मिलने वाले हैं, तो आपको अच्छे तरीके से पता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और पैनक्रियाज, इनसे रिलेटेड जो डिजीज हैं उनको आपको मैच करना है। तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डायबिटीज इंसिपिडस के लिए बिकॉज ऑफ ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जो है यहाँ पर डेफिशिएंसी की वजह से आप बता सकते हो। उसके बाद में देखें जो थायराइड ग्लैंड है आपका, थायराइड ग्लैंड जो है वो आपका ग्रेव्स डिजीज, उसके बाद में जो एड्रिनल है वो आपका एडिसन डिजीज, और एट लास्ट आपका जो पैनक्रियाज है उससे इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, तो आपको पता है डायबिटीज मेलाइटिस के लिए। तो मैच कर लीजिए आप, आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, अरे भैया बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट NCERT का कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में, है ना, पूरे वर्ल्ड की टोटल डाइवर्सिटी कितनी है? तो 7 मिलियन डाइवर्सिटी है बेटा, सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट, इन द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज विद इन दी फ्यूनिकल 8। तो फ्यूनिकल से जो आपका ओव्यूल है वो कहां से अटैच रहता है? तो सिंपल सा अगर डायग्राम देखें तो आपका ये रह जाता है हाइलम में। कहा? हाइलम में। इस तरीके से आप बताते हैं ना कि ये एक ओव्यूल का डायग्राम हो गया, ठीक है ना, ये एक ओव्यूल का डायग्राम हो गया, इस तरीके से आप बताएं। अब ये इस पॉइंट की बात कराएगी, ये आपका फ्यूनिकल, और जो फ्यूनिकल है आपका वो इस पूरे के पूरे न्यूसेलस से कौन से पॉइंट से अटैच होता है? तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइलम। ये आपका यहाँ पर हो गया हाइलम। देन मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखें कि यहाँ पर आपको डिफरेंट ग्रेगरियस कंडीशन स्पेशली आपको किसके लिए मिल जाएगी बेटा? लोकस्ट के लिए, बिल्कुल एज इट इज NCERT में पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा, किस में मिलता है आपको? एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बायलेटरल सिमेट्री। उल्टा हो गया ना मामला, किस में मिलता है? इकाइनोडर्मेट्स के अंदर। और इकाइनोडर्मेटा का जो एग्जाम्पल है वो है आपका एस्टेरियस, तारा मीन, तारा मछली, स्टारफिश जिसको आप बोलते हैं। बुक लंग्स आर फाउंड इन स्कॉर्पियन एंड द बायोल्यूमिनेसेंस रिप्रेजेंट्स दी टिनोप्लाना। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बेटा फोर्थ, हो जाएगा ना फोर्थ, है ना, मैच कर लीजिएगा आप। उसके बाद में देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, किसने? तो अर्नेस्ट वॉन बेयर, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने ये किया था डिसअप्रूव।
देन उसके बाद में मैच द ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। बहुत मैच करने वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो छोटे छोटे वर्ड्स को जो है छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ में मिसमैच करके आपको दे दिया कि भैया मैच कीजिए आप। यहाँ पर देखें बैसिलस थुरिंजिएंसिस BT, आपको पता है BT कहाँ है BT, तो BT आपको किसमें, BT कॉटन या BT जो है स्पीशीज, उसके अंदर आपको क्राई प्रोटीन मिलने वाली है। तो देखिए फर्स्ट के अंदर है आपका 4, तो फर्स्ट के अंदर 4 आपका किसमें है, 4th ऑप्शन में, ये हो गया आपका 4th ऑप्शन। बाकी आप मैच कर सकते हैं। देखें कि थर्मस एक्वाटिकस आपको पता ही है टैक पॉलीमरेज, और टैक पॉलीमरेज विच इज द टाइप ऑफ DNA पॉलीमरेज। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जो है वो आपका एज ए वेक्टर यूज होता है, और बच गया साल्मोनेला टाइफिमोरियम, और साल्मोनेला टाइफिमोरियम जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट RDNA मॉलिक्यूल के लिए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बात करें 155, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डॉर्मेसी। कि भाई सीड डॉर्मेसी के से रिलेटेड नहीं है, कि उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो सीधा आपको ध्यान में रखना बाकी 3 जो है वो सीड डॉर्मेसी क्रिएट करते हैं, लेकिन जिब्रेलिक एसिड ये काम नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंक्लूजिंग बॉडी इज इनकरेक्ट। बिल्कुल एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स, एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। दे लाई फ्री इन दी साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। क्या पूछा है, देखो इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल। रिजर्व मटेरियल आपको पता है ना, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होते हैं, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स होते हैं, सारे के सारे क्या करते हैं, फूड मटेरियल को रिजर्व करने का काम। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स होते हैं ये आपके। और एट लास्ट दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, तो इंजेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया आपका, और ये आपका आंसर जो है ये 4th हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। ये आपका आंसर 4th हो जाएगा। द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन। अब देखिए सीधा सा एग्जांपल, प्लम, पीच, इनके अंदर आपको किस में मिल जाएगा, इसके अंदर आपको सीधा सा हाफ इंफीरियर कह सकते हैं आप, हाफ सुपीरियर भी कह सकते हैं, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट बात करें, मैच द ट्रॉपिकल लेवल विद देयर करेक्ट स्पीशीज एग्जांपल इन ग्रासलैंड। तो सीधा सा आपको पता है कि कोई प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर का जो ट्रॉपिकल लेवल है वो होता है फर्स्ट, प्राइमरी कंज्यूमर होता है सेकंड, फिर होता है सेकेंडरी कंज्यूमर होता है थर्ड, एंड टर्सरी कंज्यूमर होता है बेटा 4th। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब निकाल लीजिए, आपको सिंपल सा कंसेप्ट है आपका कि आप देखिए सबसे पहले ग्रासेस, तो ग्रासेस जो है वो आपकी हो जाएगी फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, इसके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला आपका रैबिट जो है वो सेकंड के लिए। अब 2 इमेज करके देख लीजिए, आपकी सी में 4th आपको कहाँ है और बी में 3rd कहाँ है, तो बी में 3rd और सी में 4th, ये आपका ऑप्शन ए की है 3rd। इस तरीके से आप एलिमिनेट करके निकाल लें। द प्रोसेस responsible for facilitating loss of water in liquid from the tip of grass blade at night and in early morning। अब देखें किसकी वजह से आपको ये गटेशन वगैरह की प्रोसेस के बारे में, ब्लीडिंग की प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है, तो गटेशन, ब्लीडिंग, इस तरह की जो प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है, वो होती है आपकी सीधी सीधी रूट प्रेशर के थ्रू, ठीक है ना। अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज ऑफ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो बिल्कुल लो होता है उस टाइम पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 160, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखें करेक्ट पेयर क्या, न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन करता है, सेपरेट द 2 स्ट्रैंड, ये तो हेलिकेज का काम है, रॉन्ग। एक्सोन्यूक्लियस में कट एट स्पेसिफिक पोजीशन, ये काम एंडोन्यूक्लियस का है, ये आपका रॉन्ग हो गया। लाइगेज एंजाइम, लाइगेज जॉइन दी 2 DNA मॉलिक्यूल, बिल्कुल both DNA molecules are joined by ligases enzyme and polymerase। polymerase जो है वो polymerization का काम करता है, न कि DNA फ्रेगमेंट को ब्रेक करने का, तो 3rd ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट शो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। सीधे सीधे एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए पॉइंट से चलिए बात कर लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, बहुत सारे सराउंडेड बाय बंडल शीथ, है ना। आपको इस तरीके से
इस तरीके से आपको एक वेस्कुलर बंडल यहाँ मिल गया, 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 इस तरीके की कंडीशन आपको बहुत सारे वेस्कुलर बंडल आपको जो कि बंडल शीथ सेल से कवर्ड होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में देखें लार्ज कॉन्स्पिशियस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू आपको मिल गया। थर्ड वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट एंड कोलेटरल क्लोज्ड। वेस्कुलर बंडल जो है वो आपके कॉन्जॉइंट और क्लोज टाइप के, और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो आपकी क्या है बेटा, इस कंडीशन में एब्सेंट है। तो ये सारे फीचर आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे, सीधे सीधे आपकी मोनोकोट स्टेम की बात हो रही है ना। तो आप देखिए मोनोकोट स्टेम जो है उसकी बात हो रही है, तो ये आपका थर्ड जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज। देखिए बेटा, क्रोमोसोमल थ्योरी इज गिवन बाय सट्टन एंड बावेरी, बट द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने, तो ध्यान में रखें। देन बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस थुरिंजेंसिस रेजिस्टेंस टू, कि बीटी कॉटन के अंदर किसके अगेंस्ट आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, तो इंसेक्ट पेस्ट। सीधे सीधे आंसर है बेटा, सिंपल से। उसके बाद में देखें सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पर। इंसुलिन एक्ट ऑन पैनक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट्स। इंसुलिन जो है वो इन सेल्स के ऊपर एक्ट नहीं करता है, पैनक्रियाटिक सेल के ऊपर थोड़ी एक्ट करता है, एडिपोसाइट्स के ऊपर थोड़ी एक्ट करता है, बल्कि ये इसका काम क्या है, इसका काम तो है ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कन्वर्जन। क्लियर, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विथ हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया नहीं है बल्कि ये हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेटेड है, बिकॉज ऑफ इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन जो आपका ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। तो ब्लड ग्लूकोज आपका क्या हो गया बेटा, कम हो गया ना, और ब्लड ग्लूकोज अगर आपका रिड्यूस हुआ है तो वो कंडीशन आपकी हाइपोग्लाइसीमिया होगी, नॉट हाइपरग्लाइसीमिया। स्टेटमेंट रॉन्ग। थर्ड आ जाता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, है ना। क्या मतलब होता है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको वर्ड रिप्रेजेंट करता है आपके ग्लूकोज को, नियो वर्ड रिप्रेजेंट करता है न्यू, और जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस। इट मीन्स ग्लूकोज का न्यू सब्सटेंस से, यानी अगर फैट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर प्रोटीन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो कंडीशन आपकी कौन सी हो जाएगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इस प्रोसेस को कौन इंड्यूस करता है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड जो है इंड्यूस करते हैं। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना था, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट आपका थर्ड है ना। लास्ट देखें, ग्लूकागोन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया। तो ग्लूकागोन और इंसुलिन इज एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स व्हिच एक्ट अपोजिट टू ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया किसके लिए, इंसुलिन के लिए, और ग्लूकागोन के लिए हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो होना चाहिए था ग्लूकागोन के लिए। क्लियर, तो उल्टा हो गया। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय EcoR फर्स्ट। EcoR फर्स्ट के लिए होता है GAATTC। ये रहा आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, देखें GAATTC। तो आपका सीधा सीधा थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दी सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। मीन्स एक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और एक प्रोटीन होना चाहिए। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो किस में मिलेंगे आपको, कार्बोहाइड्रेट में मिलेंगे, और पेप्टाइड बॉन्ड आपको किस में मिलने वाले हैं, प्रोटीन में मिलने वाले। तो सिंपल सा कंसेप्ट है आपका। देखिए सेलुलोज और लेसिथिन, तो ये आपका एक क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, आपका एक ग्लूकोज हो गया। सेकंड देखें इन्युलिन और इंसुलिन, इंसुलिन एक प्रोटीन और ये आपका कार्बोहाइड्रेट, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन यहीं पर सही हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट एस ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय नाइट्रोजनेज रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम प्लांट्स इज आर। बिल्कुल सीधा सीधा एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है कि नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो आपका कैटालाइज करता है रिएक्शन को, और सीधा सीधा क्या बनाता है, ओनली और ओनली अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। आंसर थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का रिलीज होना, इट मीन्स प्रोसेस ओव्यूलेशन। और जनरली ओव्यूलेशन की अगर बात करें तो दैट फिनोमिनन इज ऑल्सो कॉल्ड एज LH सर्ज। क्या बोलते हैं इसको? LH सर्ज। और LH सर्ज जो है वो आपका यानी कि LH के कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा। अब यहां पर देखें लो कंसंट्रेशन ऑफ LH, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अगर LH की कंसंट्रेशन हाई नहीं है तो साथ में एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन वहां पर क्या होती है? पीक पर। तो LH और एस्ट्रोजन दोनों की कंसंट्रेशन आपको कहां पर पीक पर मिलेगी? ओव्यूलेशन के टाइम पर, यानी 14th डे के टाइम पर। तो यहां पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ दी एस्ट्रोजन आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 169, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कोर्डेटा। अब फाइलम कोर्डेटा के लिए देखें कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके ट्रू हैं। सही स्टेटमेंट्स आपको चेक करने हैं। देखें इन यूरोकोर्डेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, इन यूरोकोर्डेटा, यूरो वर्ड रिप्रेजेंट्स द टेल, ठीक है ना। नोटोकोड एक्सटेंट फ्रॉम हेड टू टेल, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना ओनली फाउंड इन टेल। यूरोकोर्डेटा जो है उसमें आपको ओनली किस में मिलेगी? टेल वाले पोर्शन में ही नोटोकोड देखने को मिलने वाली। तो सीधा पहला स्टेटमेंट तो भैया गलत हो गया। सेकंड देखें, इन वर्टिब्रेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, तो बिल्कुल सही बात है। एम्ब्रियोनिक पीरियड में हमारी बॉडी में नोटोकोड प्रेजेंट होती है और ये नोटोकोड बाद में वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाइड हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे आप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड होलो, बिल्कुल जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर आपको एक स्पाइनल कोड देखने को मिल जाती है, तो डॉर्सल भी है, होलो भी है। और कोर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, हेमिकोर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा। देखिए बेटा, ट्यूनिकेटा सही है, सिफेलोकोर्डेटा सही है, बट हेमिकोर्डेटा नहीं है। हेमिकोर्डेटा को बाहर निकाल दिया था ना, इसकी जगह आपका कौन सा है? यूरोकोर्डेटा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि हेमिकोर्डेटा जो है नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो बी और सी सही है, तो बी और सी आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जेम्प्लीफाइड बाय। बाइलेटरल सिमेट्रिकल और एसिलोमेट्स, यानी बाइलेटरल सिमेट्री भी है बट सिलोम एब्सेंट है। और सिलोम ऐसे ऑर्गेनिज्म, बाइलेटरल सिमेट्री कहां से स्टार्ट हो जाती है बेटा? बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो आपकी स्टार्ट होती है प्लेटीहेल्मिन्थीज से, और प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कोर्डेट सब में आपको मिल जाती है बाइलेटरल सिमेट्री एक्सेप्ट दी एकाइनोडर्मिट्स। बट एसिलोमेट्स देखें तो एसिलोमेट्स में आपको मिलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो देखें आपको ये कैरेक्टर किस में मिलेगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर मिल जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां आपको देखने को मिलती है? सीधे से अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन के वर्षावन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपके अमेजन रेन फॉरेस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। फर्दर आपको बहुत सारी डिजीज दी हुई है। देखें, फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल है, डोमिनेंट आपको नहीं मिलेगी, रॉन्ग हो गया। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है, यहाँ वाई लिंक दे रखा है, गलत हो गया। थैलेसीमिया आपका कैसा है? ये आपका ऑटोसोमल है, एक्स लिंक दे रखा है, ये गलत हो गया। बचा क्या? सिकल सेल एनीमिया, बिल्कुल सही है, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। और इसका जो जीन है वो किस पर? क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 173, वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल, तो हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स का फॉर्मेशन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सी प्रोटीन है? कोलेजन प्रोटीन। देखिए सबसे ज्यादा आपको क्या मिलने वाली है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन है, सीधा सा सिंपल सा आंसर। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऑल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडीज आपको बतानी है, ठीक है ना। एसटीडी में कौन कौन से? तो सारी एसटीडी होनी चाहिए। तो देखें, एड्स बिल्कुल है लेकिन मलेरिया इसके अंदर नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया।
इसमें आपका कैंसर नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है ना। इधर वापस मलेरिया आ गया, तो ये आपका ऑप्शन फोर्थ गलत हो गया। तो आपका सीधा गोनोरिया, सिफिलिस और जेनाइटल हर्पीज, ये आपका सीधा सीधा ऑप्शन राइट है। इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस। इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस। तो ये दोनों के दोनों आपके कौन से हाइड्रोफिटिक प्लांट हैं, बट इनके अंदर जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट और विंड के थ्रू होता है। एनसीईआरटी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आता है 176। इन जेन इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। भैया सेपरेटेड फ्रेगमेंट को आप इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हो और अंडर दी यूवी लाइट आप उसको देखते हो, तो आपका इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, ये आपका फोर्थ ऑप्शन सीधा सीधा राइट हो जाता है। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 177। सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्ट्रिंजीन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फॉर देयर। तो ये जो जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये एक डिफेंस एक्शन है आपका, ठीक है ना। क्या है? डिफेंस एक्शन है, जिसकी वजह से कोई दूसरे जो प्रेडेटर्स वगैरह हैं वो इन प्लांट्स को नहीं खा सके। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी डिड मैंडल select as pair which were similar except in one character with contrasting trait। सिंपल सा एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है 14 कॉन्ट्रास्टिंग, 14 जो है कैरेक्टर वगैरह उन्होंने लिए थे। उसके बाद में देखें उन्होंने लिए तो 7 ही थे, लेकिन जो उन्होंने सेपरेट किया था वो किस में से किया था? 14 में। एनसीईआरटी के अंदर इससे रिलेटेड आपको एज इट इज एनसीईआरटी स्टेटमेंट मिलने वाला है। लास्ट 179 क्वेश्चन देखें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो मोर्टेलिटी होता है, बिल्कुल भैया मोर्टेलिटी होता है, नेटेलिटी भी होता है, सेक्स रेशियो भी होता है, बट स्पीशीज इंटरेक्शन जो है वो इसका कैरेक्टर नहीं है। तो ऑप्शन आपका ये सेकंड राइट हो जाएगा। आफ्टर दैट लास्ट आ जाता है आपका स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिका रीजन इज ड्यू टू। एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है आपका कौन सा है कि इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवीबी रेडिएशन। यूवीबी रेडिएशन से जो आपकी कॉर्निया है उसमें क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो सीधा सीधा आपका ये तो बिल्कुल सिंपल सा पेपर था बेटा नीट का, अगर एनसीईआरटी को आप अच्छी तरीके से रीड करते हैं तो। स्टेटमेंट बेस्ड पेपर हर बार आता है, इस बार भी आया है, अगली बार भी इसी तरीके का पेपर मिलने वाला है। तो बस बात यही आपने को ध्यान में रखनी है कि एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से हम प्रिपेयर करें। थैंक यू।